सामान्य अवस्था में म्यूचुअल फंड के यंग इन्वेस्टर स्मॉल कैप सेगमेंट और मिड कैप सेगमेंट के म्यूचुअल फंड को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें और सेगमेंट के कंपैरिजन में रिटर्न अधिक है। हालांकि साथ ही साथ इसमें रिस्क भी अधिक है और चूंकि वो यंग हैं इसलिए वो रिस्क ले सकते हैं और वो रेडी हैं रिस्क लेने के लिए। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लार्ज कैप के एक स्कीम की जिसका नाम है ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, और इस फंड को टेस्टिफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या अच्छे रिटर्न पाने के लिए क्या अधिक रिस्क लेना जरूरी है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले बता दूं कि ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी फंड ये लार्ज कैप सेगमेंट का फंड है, और चूंकि ये लार्ज कैप सेगमेंट का फंड है तो हमें जानना चाहिए कि लार्ज कैप का मतलब क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो सेबी के कैटेगराइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप सेगमेंट का वो म्यूचुअल फंड है जिसमें मिनिमम 80% जो इन्वेस्टमेंट हैं वो लार्ज कैप स्टॉक में करेंगे। जितना भी कॉर्पस इस फंड का है उसका कम से कम 80% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स में होगा। अब चूंकि लार्ज कैप की बातें हो रही हैं तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि लार्ज कैप कंपनी होती क्या है। तो लार्ज कैप कंपनी का मतलब ये भी सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से वो कंपनियां हैं जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फर्स्ट टू 100 पोजीशन, 1 से 100 पोजीशन तक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उस कंपनी को हम लार्ज कैप कंपनी कहते हैं, और उसके स्टॉक में कम से कम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को 80% इन्वेस्टमेंट करना होता है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीजें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी फंड लार्ज कैप फंड है। ये अगस्त 2002 में लॉन्च हुआ था। इसका मतलब पूरे 21 वर्ष से अधिक इस फंड को हो गए, और इसका आज के दिन में कॉर्पस जो है ये 23,758 करोड़ है। और CAGR जब से ये 21 साल का जो CAGR है इट इज 19.04%, और इसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.68% है। और लार्ज कैप सेगमेंट में सबसे अधिक टोटल एक्सपेंसेस रेशियो ये 2.68% है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है अगेंस्ट द हाईएस्ट TER 2.68% के अगेंस्ट में इस फंड का TER 1.68% है। और इसके जो बेंचमार्क हैं वो हैं निफ्टी 100 TRI। और इसके फंड मैनेजर हैं महेश पाटिल जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं ABSL के, और धवल जोशी, ये दोनों इनके इस फंड के फंड मैनेजर हैं। अब बात करते हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है इस फंड का, जो इसका एक स्पेसिफिक चीजें हैं। तो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इस फंड का इट इज बेस्ड ऑन द 3 पिलर्स, एंड दैट 3 पिलर्स में से पहला पिलर है डिसिप्लिन। इसका मतलब कि ये एक while they invest in the stocks they maintain the discipline। और वो डिसिप्लिन क्या है, ये कहते हैं कि निफ्टी 100 TRI मतलब बेंचमार्क का जो सेक्टर एक्सपोजर है उसके कंपैरिजन में इस फंड में जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में प्लस माइनस 30% या 5% एब्सोल्यूट, इन दोनों में से जो भी अधिक हो। इसका मतलब फॉर एग्जांपल यदि हम मानते हैं कि निफ्टी 100 TRI का किसी पर्टिकुलर सेक्टर में 20% का एक्सपोजर है तो इस फंड मैनेजर को ये लिबर्टी है कि 20% का 30% 6% हो गया, तो 6% और 5% इन दोनों में से जो अधिक है, तो यहां 6% अधिक होता है। इसका मतलब 20% प्लस 6 26% और 20% माइनस 6 14%। इसका मतलब फंड मैनेजर को यह लिबर्टी है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो 14 से 26% के आसपास वो इन दोनों के बीच में उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये डिसिप्लिन राइट फ्रॉम डे वन से ये मेंटेन कर रहे हैं। ये इनका पहला पिलर है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का। और दूसरा जो इनका है फंडामेंटल रिसर्च ड्रिवन इन्वेस्टमेंट। ये जो स्टॉक को जो सिलेक्ट करते हैं वो दो बेसिस पे करते हैं, फॉलो ए कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। इसका सिंपल साफ शब्दों में ये माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल दोनों लेवल के बेसिस पे एक कंबाइन अप्रोच है, उसके बेसिस पे ये स्टॉक को
सिलेक्ट करते हैं। और तीसरा जो है इनका, इट इज परफॉर्मेंस ओवर बेंचमार्क अल्फा प्रोसेस। इनका जो टारगेट है अल्फा बीटा के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो कहते हैं कि अल्फा का जो मेंटेन करने का प्रोसेस है, ये इनका हमेशा टारगेट रहा है कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें कि ये बेंचमार्क को हमेशा बीट करे अक्रॉस द डिफरेंट मार्केट साइकिल। डिफरेंट मार्केट साइकिल मीन्स मार्केट अप हो डाउन हो, किसी भी स्थिति में इनका जो टारगेट है वो हमेशा टारगेट होता है कि बेंचमार्क को ये बीट करे। हम देखते हैं यदि आज से एक महीने पहले आप 3 एवेन्यूज में, इस फंड में, फिक्स डिपॉजिट में, पीपीएफ में या गोल्ड में इन्वेस्ट किए होते तो आपका स्टेटस क्या होता। हमने डिफरेंट टाइम पीरियड्स का लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये 10 साल पहले आप इस फंड में इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन में उसका वैल्यू 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो उसका वैल्यू आज के दिन में 6,58,081 रुपए होते। फिक्स डिपॉजिट में किए होते तो एवरेज 1,91,000 के आसपास होता। पीपीएफ में जमा किए होते तो 2,12,509 रुपए होते। और गोल्ड में जमा किए होते तो ये 1,74,500 के आसपास होता। वहीं यदि 1 साल पहले यदि आप जमा किए होते इस फंड में 1 लाख रुपए तो 1,12,690 रुपए आज के दिन में होते। फिक्स डिपॉजिट में ये होता 1,06,000 के आसपास, पीपीएफ में होता ये 1,07,000 के आसपास और गोल्ड में होता 1,16,778 रुपए के आसपास। और यदि 1 महीने पहले इन्वेस्ट किया होता आपने तो गोल्ड की कीमत 1 लाख से कम होकर 99,249 रुपए हो जाती। पीपीएफ में आपको 584 रुपए का रिटर्न मिलता। फिक्स डिपॉजिट में 560 रुपए का रिटर्न मिलता। जबकि यदि एबीएसएल फ्रंट लाइन इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किए होते ये 1,01,657 रुपए का फायदा होता है। इसका मतलब टोटल वैल्यू जो हो जाती ये 1,01,657 के आसपास होती। ये आज के दिन में इसकी वैल्यू होती। ये बातें इससे ये समझ में आ रहा है कि इन तीनों सेगमेंट जो नॉर्मली इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, पीपीएफ में, गोल्ड में, तो लगता है कि ये फंड इन तीनों एवेन्यू से बेहतर रिटर्न 1 महीने से लेकर 10 साल के बीच में उन्होंने दिया हुआ है। और यदि हम ये माने कि ये रिपीट करेगा तो हमें अच्छे रिटर्न इसमें मिलने की पूरी गुंजाइश है। यदि इसका दूसरा एस्पेक्ट हम देखें यदि ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ भी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का हमने लिया हुआ है। और इंसेप्शन मतलब आज से 21 साल पहले अगस्त 2002 में यदि इन्वेस्ट की होती तो क्या होता। तो यदि एबीएसएल में यदि इस फंड में हम यदि इन्वेस्टमेंट करें तो 10 साल के बेसिस पे यदि हम देखना चाहें तो देखते हैं कि फंड में 15.55% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज 14.77% और बेंचमार्क में 15.5%। यहां देखते हैं कि 10 ईयर के सीएजीआर के बेसिस पे ये फंड ने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म किया है। यदि हम बेंचमार्क में यदि 5 ईयर्स में देखें तो हम देखते हैं कि इन्होंने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है, जबकि बेंचमार्क को ये आउट परफॉर्म नहीं कर सके हैं क्योंकि फंड ने 11% का रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 100 टीआरआई ने 11.33% का दिया है। और ये 3 साल की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म किया है। और 1 ईयर में भी हम देखते हैं कि इन्होंने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को दोनों को आउट परफॉर्म किया। तो हम और यदि बात करें इंसेप्शन से पिछले 21 साल की तो हम देखते हैं यहां भी इन्होंने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म किया है। तो हम देखते हैं कि केवल एक 5 ईयर्स के टेनओवर में एक ऐसा स्थिति है जहां की इन्होंने केवल कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है और बेंचमार्क को आउट परफॉर्म ये नहीं कर सके। अदरवाइज ऑल टेन्योर्स में इन्होंने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म किया है। और यदि बातें करें हम एनुअल रिटर्न के बेसिस पे तो हमने 5 साल का एनुअल रिटर्न लिया हुआ है 2019, 20, 21, 22 और 23। तो देखते हैं कि 2019 में ये बेहतर नहीं कर सके, दोनों को अंडर परफॉर्म किया है इन्होंने, कैटेगरी एवरेज को भी और बेंचमार्क को भी। 2020 में इन्होंने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है और बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। 2021 में इन्होंने दोनों को आउट परफॉर्म किया है। 2022 में इन्होंने फिर कैटेगरी एवरेज को किया है और बेंचमार्क को नहीं कर सके। और 2023 में अभी तक कल तक के हिसाब से इन्होंने दोनों को आउट परफॉर्म किया। हम देखते हैं केवल 1 या 2 साल ये दोनों को आउट परफॉर्म नहीं कर सके हैं। अदरवाइज जैसे 2019 में नहीं कर सके थे, ये 2021 में केवल एक ही को किया इन्होंने, बाकी पीरियड में इन्होंने
सबों को आउट परफॉर्म किया है। तो इन तीनों रिटर्न के बेसिस पे हमें लगता है कि इफ यू इन्वेस्ट इन दिस फंड विल गेट द बेटर रिटर्न। इसके साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यदि हम अल्फा क्रिएशन की बातें कर रहे थे, जिसको हम टेक्निकली रोलिंग रिटर्न भी कहते हैं, कि अल्फा कैसे क्रिएट किया, ये जो रोलिंग रिटर्न का फिगर आपको दिख रहा है ये पिछले 10 साल का है और 3 इयर्स के एवरेज पे है। और इसकी जब तुलना हम करते हैं तो केवल हम देखते हैं कि यहाँ 2 स्लॉट मैक्सिमम मिनिमम जो पैरामीटर्स हैं, इस पैरामीटर में इस फंड ने अल्फा क्रिएट नहीं कर सके। इट इज ओनली बिकॉज कि इनका जो 61.5% आया था फंड का मैक्सिमम रिटर्न, जबकि बेंचमार्क का पिछले 10 साल में 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर 64.11% का रिटर्न था और मिनिमम जो था फंड का -8.20 था, जबकि बेंचमार्क का -6.54 था। अदरवाइज बाकी जो 3 स्लॉट्स हैं एवरेज में और निगेटिव रिटर्न में, 15 से 20% रिटर्न में और मोर देन 20% के रिटर्न में, इन चारों पैरामीटर्स में फंड ने आउट परफॉर्म किया है। मींस फंड ने अल्फा क्रिएट किया है ओवर एंड अबव द निफ्टी 100 टीआरआई, जो कि इसका बेंचमार्क है। जैसे देखते हैं एवरेज इनका 18.60% था फंड का, जबकि बेंचमार्क का एवरेज पिछले 10 साल का 16.23% था। यदि हम बात करें रिटर्न के बेसिस पे तो निगेटिव रिटर्न जो दिया है फंड ने 2.5 टाइम्स ही दिया है, जबकि बेंचमार्क ने 2.83 टाइम्स दिया है। 15 से 20% में 17.19% दिया है फंड ने रिटर्न, जबकि इन्होंने बेंचमार्क ने 16.38% रिटर्न दिया है और मोर देन 20% फंड ने 32.6 टाइम्स मोर देन 20% रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क ने 24.47% ही मोर देन 20% का रिटर्न दिया है। अब हम चर्चा करेंगे पिछले 20 सालों में एक उस इकोनॉमिक क्राइसिस की, जिस क्राइसिस के बीच में स्टॉक मार्केट में काफी उथल पुथल रहा और हम देखेंगे कि उस पीरियड में इनके बेंचमार्क मींस निफ्टी 100 टीआरआई ने क्या रिटर्न दिया और हमारे इस फंड ने आदित्य एवीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड ने क्या रिटर्न दिया। तो हम पिछले 20 साल में हम देखते हैं 6-7 इकोनॉमिक क्राइसिस देखे गए हैं। जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ये 8 जनवरी 2008 से लेकर 27/10/2008 तक था। इस पीरियड में इस फंड ने -50.09% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी टीआरआई ने -61% का दिया है। कोविड पेंडेमिक, जिसमें एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो स्टॉक मार्केट में था, ये 20 फरवरी 2020 से लेकर 23 मार्च 2020 तक काफी अधिक था और इस बीच में फंड ने -36.75% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 100 टीआरआई में बेंचमार्क ने -36.4% दिया है। कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन 2004 में हुआ था, ये पूरे 4 महीने के आसपास रहा था, इसमें -24.01% दिया है फंड ने, जबकि बेंचमार्क ने दिया है -29.08%। यूरोजोन डेट क्राइसिस -18.04% फंड ने दिया है और यहां इन्होंने दिया 18.96%। रशिया यूक्रेन वार जो अभी तक पिछले 1.5 साल के आसपास रहा उत्तर प्रदेश स्टॉक मार्केट में, उस बीच में फंड ने -15.57 का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ने 15.13 का माइनस रिटर्न दिया। तो यहां एक ऐसा स्लॉट है जहां की हम देखते हैं स्लाइटली 0.4% के आसपास बेंचमार्क ने बेहतर रिटर्न दिया है यदि कंपेयर करें इस फंड से। फिर टैपर तंत्रम जो कि जनवरी 2013 से सितंबर 2013 के आसपास रहा था, उस बीच फंड ने -14.19% का रिटर्न दिया और बेंचमार्क ने -14.69% दिया। यूएस चाइना ट्रेड वार जो 2018 में करीब 2 महीने के आसपास स्टॉक मार्केट में काफी उथल पुथल रहा था, उसमें देखिए -12.97% दिया है इस फंड ने और -13.79% दिया है इन्होंने बेंचमार्क में। और डीमोनेटाइजेशन जब 2016 में हुए थे तो करीब 2 महीने के आसपास स्टॉक मार्केट में काफी उथल पुथल रहा था, उस बीच फंड ने -10.65% का रिटर्न दिया था, जबकि बेंचमार्क ने -10.17% का दिया था। तो देखते हैं इस 6-7 पीरियड में 6-7 पीरियड में केवल 2 पीरियड ऐसे हैं जिसमें बेंचमार्क ने फंड से बेहतर रिटर्न दिया है, बाकी पीरियड में इस फंड ने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया। मैं फिर रिपीट कर दूं, इन 6-7-8 जो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम थे, उस टाइम में केवल दो इंस्टांस ऐसे थे जिसमें बेंचमार्क ने बेहतर रिटर्न दिया है फंड से, बाकी सारे इंस्टांस में
फंड ने बेहतर रिटर्न दिया है बेंचमार्क मींस निफ्टी 100 टीआरआई से। अब यदि रिस्क वर्सेस रिटर्न की एनालिसिस करें तो हमने इसके लिए 3 टाइम स्लॉट्स का लिया है, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के टाइम स्लॉट में। और सबसे पहले यदि हम 10 ईयर्स के स्लॉट में देखते हैं कि 10 ईयर्स के स्लॉट में इनका जो रिस्क था ये एबव एवरेज था और उसके कंपेरिजन में रिटर्न भी एबव एवरेज था। तो ठीक है, रिस्क भी एबव एवरेज और रिटर्न भी एबव एवरेज, इट्स फाइन। 5 ईयर्स के स्लॉट में जब इसी बात को देखते हैं तो रिस्क तो डबल एबव एवरेज से ये एवरेज हो गए, लेकिन एक स्लॉट पीछे रिस्क कम हुआ, लेकिन रिटर्न जो है ये एबव एवरेज से ये बिलो एवरेज हो गई, ये 2 स्लॉट पीछे चले गए। मींस रिस्क जितना कम हुआ उससे अधिक रिटर्न कम हो गए इसके। लेकिन यही बातें यदि 3 ईयर्स के स्लॉट में यदि हम देखते हैं तो देखते हैं कि रिस्क जो है एवरेज से एक स्लॉट पीछे ये बिलो एवरेज चले गए और रिटर्न जो है बिलो एवरेज से 2 स्लॉट बढ़ के ये डबल ए मतलब एबव एवरेज हो गए। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि पिछले 3 वर्षों ने रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे एनालिसिस करने पे ये पता चलता है कि पिछले 3 वर्षों में इन्होंने रिस्क अपना काफ़ी कम किया और उसके कंपैरिजन में इन्होंने अपना रिटर्न बिलो एवरेज से बढ़ा के एबव एवरेज कर लिया है। फ्रेंड्स, दिस इज माय एनालिसिस। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि डिसीजन लेना, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के डिफरेंट पैरामीटर्स पे, उसके टेम्परामेंट पे। तो हमें लगता है कि लार्ज कैप सेगमेंट में ये एक अच्छा फंड है, लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये निर्णय इंडिविजुअल को ही लेना पड़ता है, इसलिए यहां भी अंतिम निर्णय केवल आपका। थैंक यू।